सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में सेक्शन ए के अंतर्गत चैप्टर 6 को शुरू करेंगे, जो कि लोक वित्त का रहने वाला है, राजस्व का रहने वाला है। इससे पहले सेक्शन ए में 5 चैप्टर खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही आप लोग के लिए एक सूचना है कि जिनको भी नोट्स लेना है वो 31 जनवरी तक ले ले, क्योंकि 31 जनवरी के बाद नोट्स के प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जाएगा। प्लस इंग्लिश मीडियम का नोट्स भी अवेलेबल है, उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वे भी नोट्स को अब ले सकते हैं। और नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। 6206193277। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, लोक वित्त से क्या अभिप्राय है? लोक वित्त की प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र को बतलाएं। यानी कि मुख्य रूप से हम लोग को इस क्वेश्चन में 4 चीज़ के बारे में बात करना है। लोक वित्त का डेफिनेशन, यानी कि इसी को हम लोग राजस्व के नाम से जानते हैं या फिर सार्वजनिक वित्त के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में बताना है। इसका प्रकृति किस प्रकार का है, महत्व क्या है और क्षेत्र क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। तो लोक वित्त या फिर राजस्व या फिर सार्वजनिक वित्त, ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। तो ये काफ़ी एक विस्तृत विषय है और इसमें मुख्य रूप से वे सभी मामले आते हैं जो कि मुद्रा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया आय आ गया, या फिर सरकार के द्वारा खर्च किया गया व्यय हो गया, या फिर सरकार बहुत सारे सार्वजनिक कार्य करते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो हो सकता है उसके लिए सरकार कहीं से उधार लिए हैं या फिर मुद्रा की छपाई की हो। तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं लोक वित्त के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि लोक वित्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकारों की आय और व्यय, ये सबको भी शामिल किया जाता है। तो लोक वित्त क्या हो गया, एक विस्तृत विषय हो गया जिसमें मुख्य रूप से वे सभी मामले आते हैं जो कि मुद्रा से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो। तो उनके आय और व्यय, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं लोक वित्त से ही संबंधित है। लोक वित्त अथवा सरकारी वित्त को लोक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और दूसरे शब्द में कहें तो लोक सार्वजनिक वित्त का अर्थ केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार की आय एवं व्यय तथा उनके नियमों से है। तो ये हो गया हम लोग का लोक वित्त का डेफिनेशन। तो लोक वित्त क्या हो गया, एक विस्तृत विषय हो गया जिसमें वे सभी मैटर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं मुद्रा से जुड़े हुए होते हैं। आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में लोक वित्त को 4 मुख्य भाग में बांटा जा सकता है। पहला सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और कुल मिलाकर राजकोषीय प्रणाली की कुछ समस्याएं, जैसे कि राजकोषीय प्रशासन हो गया और राजकोषीय नीति हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं राजकोषीय व्यय क्या है, राजकोषीय आय सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक आय क्या है, इन सभी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। क्योंकि टैक्स जो है यही क्या है, सरकार का कमाई है, इसी के माध्यम से सरकार का कमाई होता है। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत क्या हो गया, सरकार के द्वारा लगाया गया कर हो जाएगा। फिर आता है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय में क्या हो जाता है हम लोग का कि कोई भी शासन प्रणाली हो किसी भी देश में, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की खर्च पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि सरकार अपने राजस्व के माध्यम से ही बहुत सारे आर्थिक नीति बनाती है, सामाजिक नीति बनाती है और राजनीतिक नीतियाँ भी बनाती है। इसके अलावा सरकार राजकोषीय या फिर लोक वित्त के आधार पर ही किसी भी समस्या का समाधान करने संबंधित नीति बनाती है, या फिर कौन सी समस्या को इस बार प्राथमिकता देना है उन चीज़ों को डिसाइड करती है। जैसे कि अगर इस साल मान लेते हैं सूखा पड़ गया, पानी नहीं गिरा, तो सरकार क्या करेगी, सूखे के लिए अलग अलग नीति बनाएगी, और वह नीति कहीं ना कहीं हम लोग का लोक वित्त पर ही निर्भर करेगा। तो यही सारा चीज़ क्या आता है, सार्वजनिक व्यय में आ जाता है। अब सार्वजनिक ऋण, तो सरकार क्या करती है, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य करती है, ऐसा हम लोग के संविधान में वर्णित है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हो सकता है कि इनके पास अपने देश में इतने साधन नहीं है, परिणाम स्वरूप इनको विदेशों से कुछ ऋण लेने पड़ते हैं। तो वही सारा केस में आता है, सार्वजनिक ऋण में आ जाता है। तो यही सब क्या हो गया, वर्तमान समय में लोक वित्त को 4 मुख्य भाग में बांटा गया, जिसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और एक हो गया हम लोग का राजकोषीय प्रणाली। तो राजकोषीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है कि सरकारी वित्त का प्रबंधन करना, या फिर जो भी वित्तीय लेन देन उसका रिकॉर्ड तैयार करना, या फिर रिपोर्ट करना, सरकारी विभाग और एजेंसी को वित्तीय जानकारी प्रदान करना। तो ये सारा चीज़ हम लोग का आ जाता है राजकोषीय प्रणाली के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो लोक वित्त सरकार के आय व्यय, ऋण एवं राजकोषीय नीति को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़े उसी चीज़ को फिर से डेफिनेशन के फॉर्म पे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लोक वित्त जो है वो क्या है,
तो सरकार के आय व्यय हो गया, ऋण हो गया या फिर राजकोषीय नीति को प्रदर्शित करता है तथा लोक वित्त अर्थशास्त्र का अंग है। अतः लोक वित्त की प्रकृति भी अर्थशास्त्र की तरह कला एवं विज्ञान दोनों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग का अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, इसको पढ़ना नहीं है सिलेबस में, लेकिन चूंकि लोकवित्त जो है वो क्या है, अर्थशास्त्र का अंग है। और अर्थशास्त्र क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। यानी कि सिंपल सा है कि लोकवित्त भी जो होगा वो क्या हो गया, कला होगा और विज्ञान होगा। सामान्य रूप से किसी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। यानी कि कोई भी विषय हो उसका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग विज्ञान की संज्ञा देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें विज्ञान में बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान में जो चीज़ है वो सभी के लिए सेम होता है। जैसे कि न्यूटन का थर्ड नियम अगर इंडिया में है जो वाला, तो वही थर्ड नियम हम लोग का अमेरिका में भी होगा। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि एनर्जी कैन बी नैदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर ये नियम इंडिया के लिए ऐसा है तो यही नियम अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, ब्रिटेन में भी ऐसा ही होगा। यानी कि साइंस में जो भी नियम है वो सारे नियम क्या है, हर जगह पर पूरे विश्व में एक जैसा मान्य होगा। यानी कि सार्वभौमिक रूप से वो क्या होगा, मान्य होगा। तो साइंस के जो भी नियम होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है और इनके परिणाम पूर्व अनुमानित किए जाते हैं। यानी कि मेनली साइंस में क्या हो गया कि साइंस क्या हो गया, तो जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या हो गया, साइंस में जो भी रूल होता है, जो भी सिद्धांत होते हैं, उन सभी चीज़ वे सभी चीज़ क्या होता है कि सभी जगह फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में साइंस अलग तरीके से चल रहा है, यहाँ पे मोशन कुछ अलग डेफिनेशन है और अमेरिका साइड मोशन का कुछ अलग डेफिनेशन, ऐसा करके नहीं होता है। जो इंडिया में मोशन का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन आपका अमेरिका में भी मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। और थर्ड चीज़ क्या हो गया कि साइंस में किसी भी चीज़ का पहले ही अनुमान किया जा सकता है। जैसे कि अभी क्या होता है कि कल का वेदर कैसा रहने वाला है, ये हम लोग अभी पता कर लेते हैं, पहले पता कर लेते हैं और अनुमान के आधार पर बता दिया जाता है कि कल का मानसून ऐसा रहेगा या फिर 2 बजे के बाद पानी गिरेगा या फिर दोपहर के बाद धूप दिखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं साइंस में पूर्व अनुमान देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ साइंस के कुछ कुछ गुण हो गए। तो अगर ये सभी गुण अगर लोकवित्त में देखने को मिलता है तो सिंपल से हम लोग बोलेंगे क्या कि लोकवित्त जो है वो भी क्या है, साइंस है। यानी कि लोकवित्त क्या है, विज्ञान है। तो क्या हो गया कि लोकवित्त में सरकार के आय व्यय हो गया, ऋण हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, तो इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या है कि लोकवित्त जो है वो अर्थशास्त्र का अंग है और अर्थशास्त्र क्या है, कला भी है और विज्ञान भी। यानी कि सिंपल सा है, लोकवित्त भी कला होगा और विज्ञान होगा। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान में किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब विज्ञान में क्या होता है कि जो भी नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वे सामूहिक रूप से सार्वभौमिक नियम होते हैं, सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं और इनके परिणाम पूर्व अनुमानित किए जा सकते हैं। अब देखते हैं, यह सिद्धांत कारण एवं परिणाम के संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी किसी तथ्य का परिणाम ज्ञात हो तो उसके कारण का पता लगाया जा सकता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि क्या हो गया, सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाया, सरकार ने करारोपण किया। तो सरकार ने टैक्स लगाने के लिए किसी तो नियम का या फिर कोई तो सिद्धांत का फॉलो किए होंगे ना, कि इस नियम के आधार पर हम लोग टैक्स लगाएंगे या फिर इस सिद्धांत को फॉलो करके हम लोग टैक्स लगाएंगे। अब सरकार ने टैक्स लगा दिया तो इसका कुछ तो परिणाम निकलेगा ना। यानी कि सरकार ने अगर टैक्स लगा दिया तो हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, हो सकता है महंगाई बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिया है। तो यानी कि सरकार को टैक्स लगाने का कारण क्या है, क्योंकि सरकार का कमाई क्या है, हम लोग का टैक्स है। और सरकार ने अगर टैक्स लगा दे, परिणाम क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगा। और सरकार ने जो भी टैक्स लगाए वो किसी न किसी नियम को फॉलो करके लगाए होंगे, कोई ना कोई सिद्धांत को फॉलो करके लगाए होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये सिद्धांत जो होगा वो इंडिया में जो सिद्धांत को फॉलो करके टैक्स लगाया गया है वही सिद्धांत अन्य देश में भी फॉलो किया गया होगा। तो इस चीज़ को अभी देखेंगे हम लोग। तो अभी क्या जानते हैं कि सरकार ने जो भी टैक्स लगाया है इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, क्योंकि सरकार का कमाई क्या है, टैक्स है। अब सरकार ने टैक्स लगाया है तो इसका परिणाम क्या निकला, महंगाई बढ़ गया होगा, तो ये परिणाम निकला। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह सिद्धांत कारण एवं परिणाम के संबंधों पर आधारित है। यानी कि जो लोकवित्त का जो साइंस वाला हो जाएगा पोर्शन, विज्ञान है कि नहीं है, तो विज्ञान वाला सिद्धांत जो है वो कारण और परिणाम पर आधारित होगा। यानी किसी तथ्य का परिणाम ज्ञात हो तो उसके कारण का पता लगाया जा सकता है, अथवा यदि कारण ज्ञात हो तो संभावित परिणाम का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि सरकार ने करारोपण, यानी कि सरकार ने टैक्स लगा दिया, ठीक है, सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो महंगाई निकलेगा। यानी कि अगर हम लोग को कारण पता है सरकार ने टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि सरकार को कमाई करना है।
जैसे कि झारखंड में हो रहा है, सरकार ने महिला सम्मान योजना लाया और अभी क्या हो रहा है, इसके तहत चेकिंग काफ़ी बढ़ गया है, प्रशासन काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चालान वालान कटेगा तो सरकार के पास पैसा जाएगा और परिणाम स्वरूप सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएगी सही तरीके से। तो सरकार ने टैक्स लगा दिया, अब इसके पीछे कारण सरकार का जो भी रहा होगा, कमाई करना है तभी तो देश चलेगा या राज्य चलेगा। तो टैक्स लगा दिया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। तो हम लोग को कारण पता था तो परिणाम हम लोग को निकाल लेंगे, या फिर परिणाम पता है क्या, महंगाई बढ़ गया। तो महंगाई बढ़ा यानी कि परिणाम है। कारण क्या था, क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। यानी कि अगर कोई भी एक चीज़ अगर पता चल जाए कि टैक्स अगर सरकार ने लगाया है तो इसका परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ेगा, या फिर महंगाई बढ़ा है तो ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो वही बात यहाँ पे किया गया। अब लोक वित्त के अंतर्गत सरकार की वित्तीय क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है एवं कर नीति, व्यय नीति, ऋण नीति एवं राजकोषीय नीति के संदर्भ में नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है एवं आय तथा व्यय का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि साइंस में यानी कि विज्ञान के गुण है कि किसी भी चीज़ का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभी हम लोग इसमें क्या देखें कि जो लोक वित्त के अंतर्गत टैक्स भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी मुद्रा से संबंधित है। तो लोक वित्त में टैक्स आ गया और टैक्स जो है वो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सटीक पूर्वानुमान लगा ले रहे हैं कि अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगा, या फिर महंगाई बढ़ गया है तो हो सकता है सरकार ने टैक्स बढ़ाया होगा। यानी कि एक हम लोग कहीं ना कहीं सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि ये कहीं ना कहीं विज्ञान के गुण को फॉलो कर रहा है, यानी कि लोक वित्त जो होगा वो क्या होगा, विज्ञान होगा। आगे देखते हैं बजट। तो बजट क्या है, लोक वित्त का ही अंग है, क्योंकि इसमें भी मुद्रा से संबंधित प्रावधान होते हैं और आगामी वित्त वर्ष का आय व्यय का अनुमानित प्रपत्र होता है क्या, बजट। एवं बजट का निर्माण मान्य सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि बजट जो होता है उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से आने वाले टाइम पे हम लोग कहाँ पे कितना खर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया रहता है। और बजट का निर्माण करने के लिए भी हम लोग कोई ना कोई सिद्धांत को फॉलो करते होंगे। और साइंस में भी क्या होता है, कोई ना कोई नियम और सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। साइंस में भी क्या होता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है और बजट के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे कि बजट में प्रावधान रहेगा कि इस साल हम लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा बजट देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, तो हम लोग को एक आइडिया रहेगा कि अगर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उत्पादकता देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें दो चीज़ आ गया कि एक सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा है और दूसरा चीज़ कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो दोनों क्या साइंस का ही गुण है, विज्ञान का ही गुण है, यानी कि लोकवित्त क्या है, अभी तक हम लोग के अनुसार एक विज्ञान है। अब क्या है, तो विज्ञान के दो पहलू में विवेचित किया जा सकता है। तो विज्ञान के भी यहाँ पे दो पहलू है, एक आदर्शात्मक पहलू जिसमें कि मुख्य रूप से क्या होता है, क्या होना चाहिए, यानी कि आदर्शात्मक पहलू में क्या होना चाहिए और वास्तविक रूप में क्या है, ये दो चीज़ें, क्या होना चाहिए और क्या है, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं। तो वास्तविक विज्ञान या फिर वास्तविक रूप में क्या है करके हो रहा है ना, व्हाट इज। जैसे कि क्या है, बेरोजगारी है, इसको लेते हैं वास्तविक में क्या है, बेरोजगारी है। वास्तविकता में क्या है, महंगाई है। वास्तविकता में क्या है, तो हम लोग का आय का विषमता देखने को मिलता है, क्षेत्र विषमता देखने को मिलता है। तो वास्तविकता यही सारा चीज़ है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आदर्शात्मक रूप में क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, आदर्शात्मक रूप में क्या होना चाहिए। तो बेरोजगारी जो है वो कम होना चाहिए, महंगाई जो है वो क्या है, कम होना चाहिए। आर्थिक विषमता है तो वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही है ना। तो वास्तविक रूप में यानी कि क्या है, तो वास्तविक विज्ञान उसमें क्या होता है, वास्तविक रूप को दिखाई देता है, वास्तविक रूप से दिखाई देता है। यानी कि क्या है, तो बेरोजगारी है, महंगाई है। और आदर्शात्मक रूप से क्या होना चाहिए, तो बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, आर्थिक विषमता कम होना चाहिए। तो ये दो पहलू है। अब इसको आगे देखते हैं। आदर्शात्मक रूप में लोक वित्त के लिए कई नियम एवं आदर्श निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात इनके आधार पर वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। तो वास्तविकता में क्या बेरोजगारी है, लेकिन आदर्शात्मक रूप में क्या प्रयास किया जा रहा है, बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आदर्शात्मक रूप में वास्तविकता का ही अध्ययन किया जाता है और इसके साथ ही जो विद्यमान स्थिति है यानी कि जो बेरोजगारी है उसको सुधार करने का भी प्रयत्न किया जाता है। जबकि वास्तविक रूप में लोक वित्त के अंतर्गत आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति या फिर राजकोषीय नीति, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय प्रशासन के नियम एवं प्रतिक्रियाओं तथा वित्तीय संबंधों की समीक्षा की जाती है तथा उसके संभावित परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। अब देखते हैं आगे। लोक वित्त के अंतर्गत वास्तविक एवं आदर्शात्मक पहलू दोनों समावेशित है। तो लोक वित्त में दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है, वास्तविकता क्या, बेरोजगारी है, आदर्शात्मक क्या, बेरोजगारी कम होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है लोक वित्त के अंतर्गत भारत में।
लेकिन अर्थशास्त्र का वास्तविक पहलू अधिक प्रभावी है, जबकि लोकवित्त में आदर्शात्मक पक्ष अधिक प्रभावी होते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम लोग मुख्य रूप से क्या बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं कि बेरोजगारी है या फिर हम लोग आने वाले टाइम पे ऐसा काम करेंगे, यानी कि सैद्धांतिक रूप से हम लोग कार्य करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र में क्या होगा, वास्तविक पहलू ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि बेरोजगारी है, गरीबी है, क्षेत्रीय विषमता है। तो ये सब क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से कार्य करने का कार्य करते हैं। तो अर्थशास्त्र में वास्तविक पहलू का अधिक महत्व है, जबकि लोकवित्त का बात किया जाए तो लोकवित्त में आदर्शात्मक पक्ष अधिक प्रभावी होता है कि बेरोजगारी को किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए या फिर गरीबी को किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए, जो लोगों के पास धन की विषमता उसको किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए। यानी कि दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है कि अर्थशास्त्र में जो वास्तविक पहलू है विज्ञान का उसको अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लोकवित्त में जो आदर्शात्मक पक्ष है वो अधिक प्रभावी है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक सार्वभौमिक है, जबकि लोकवित्त के सिद्धांत का सार्वभौमिकता स्थापित नहीं है, यानी कि लोकवित्त की प्रकृति विज्ञान का पक्ष अधिक सशक्त नहीं है। इसको समझते हैं। अब है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में सिंपल सा हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे मुद्रास्फीति, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर महंगाई बढ़ता है, ये अगर कमाई बढ़ता है तो सिंपल सा है क्या, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, है ना। इनकम अगर बढ़ता है तो क्या होगा हम लोग का, महंगाई भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और इन्फ्लेशन दोनों क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इंडिया में अगर इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट क्या होगा, पूरा दुनिया में लागू होगा। अमेरिका में भी अगर लोगों का कमाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, ब्रिटेन में भी अगर लोगों का कमाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र जो है उसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, जबकि लोकवित्त का सिद्धांत जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, या फिर बजट, भारत का सरकार ने बजट निर्माण करने के लिए जो भी सिद्धांत का फॉलो किए हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अमेरिका के गवर्नमेंट भी अब बजट निर्माण करने के लिए उसी सिद्धांत का फॉलो करेंगे जो इंडिया के गवर्नमेंट ने किया है, नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोकवित्त है वो सार्वभौमिकता स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो लोकवित्त का प्रकृति जो है वो विज्ञान के पक्ष में अधिक सशक्त नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र का प्रकृति विज्ञान के पक्ष में अधिक सशक्त होता है। क्यों, क्योंकि ये सार्वभौमिकता स्थापित करने में सफल होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का साइंस का पक्ष हो गया क्या, कि लोक विज्ञान हम लोग का क्या है, साइंस है, लेकिन हम लोग देख रहे क्या, सॉरी, लोकवित्त क्या हम लोग का विज्ञान है, लेकिन लोकवित्त की प्रकृति जो विज्ञान के पक्ष में अधिक सशक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ मैटर में ये पिछड़ जा रहा है। जैसे कि यही वाला हो गया कि सार्वभौमिकता स्थापित नहीं कर पा रहा है, जबकि पूर्वानुमान कर पा रहा है। अब देखते हैं हम लोग लोकवित्त कला है या फिर क्या है। तो कला क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का निरंतर अभ्यास में कला को परिष्कृत किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्रिकेट में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्रिकेट में आप बाकियों से बेटर कर सकते हैं। तो ये क्या आपका कला है। तो कला क्या हो गया, किसी कार्य को उचित विधि तरीके से करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो लोकवित्त क्या है, एक कला भी है। क्यों, क्योंकि निरंतर अभ्यास से कला को परिष्कृत किया जा सकता है। सामान्य रूप से कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई एक प्रक्रिया है, तथा लोकवित्त के अंतर्गत आय, व्यय एवं ऋण के लिए अनुभव आधार पर प्रतिक्रियाएं निर्धारित की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि किस प्रकार से किस फील्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन अपने काम करते गए 5-10 साल काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि इस फील्ड में इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, इस फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कार्य करते गए और आपको एक्सपीरियंस होते गया, तो वही क्या बनने लगा, आपका एक कला बनने लगा। तो लोकवित्त के अंतर्गत आय व्यय हो गया, ऋण के लिए अनुभव के आधार पर प्रतिक्रियाएं निर्धारित की जाती है। बजट बनाना, बजट को क्रियान्वित करना तथा वित्तीय प्रशासन को संचालित करना एक कलात्मक गतिविधियां हैं। अब बजट निर्माण कर रहे हैं, तो बजट जो निर्माण कर रहे हैं अगर वो नहीं होंगे तो उनको सब चीज़ अच्छे से पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो जो बजट बनाते हैं उनको कहीं ना कहीं उस फील्ड में काफ़ी विशिष्टता हासिल हो गई होगी, तो वे बजट जो बनाएंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे, और वही क्या हो जाएगा, उनका कला हो जाएगा। क्योंकि इन कार्यों में पूर्व के अनुभवों का प्रयोग किया जाता है और लोकवित्त वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, अतः लोकवित्त की प्रकृति कलात्मक है। यानी कि हम लोग क्या देख लिए कि साइंस, लोकवित्त जो वो विज्ञान भी है और कला भी है, लेकिन विज्ञान में कुछ कुछ चीज़ वो सार्वभौमिक नहीं हो पाया, लेकिन लोकवित्त क्या है, एक कला भी है। क्यों, क्योंकि अगर बजट का निर्माण करना है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करता है, अनुभव मैटर करता है, यानी कि कला वहाँ पे मैटर करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोकवित्त जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों रूप को प्रदर्शित करता है, लेकिन अर्थशास्त्र में विज्ञान की प्रकृति अधिक प्रभावी है। हम लोग देखे भी, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो हर देश के लिए सेम रहता है, जो कंसेप्ट रहता है या जो सिद्धांत रहता है वो सेम रहता है।
इसके विपरीत जो लोकवित्त में कला की प्रकृति अधिक प्रभावी है, एक अध्ययन के विषय के रूप में लोकवित्त को विज्ञान को समकक्ष स्वीकार किया जाता है, और लेकिन एक क्रिया गतिविधि के रूप में लोकवित्त विशुद्ध कला है। यानी कुल मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लोकवित्त जो है वो कला भी और विज्ञान भी है, परंतु लोकवित्त में विज्ञान के लिए जो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाता, लेकिन लोकवित्त को विज्ञान के समकक्ष स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग का एक चीज़ क्लियर होता है क्या, कि लोकवित्त कला है या फिर विज्ञान है। अब आता है लोकवित्त का महत्व क्या है। तो लोकवित्त सरकार की आय, व्यय, ऋण, राजकोषीय नीति, वित्त प्रशासनिक नीति एवं वित्तीय संबंधों से संबंधित है तथा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोकवित्त अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। सरकार की संपूर्ण गतिविधियाँ लोकवित्त पर आधारित होती है, क्योंकि सरकार का संचालन बजटीय प्रावधानों के आधार पर किया जाता है तथा बजट लोकवित्त का ही एक प्रधान उपकरण है। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान काल में राज्य की भूमिका अत्यधिक विस्तृत एवं प्रभावी है, अतः लोकवित्त की भूमिका भी सरकार के लिए अथवा राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। यानी कि लोकवित्त मतलब क्या, राजस्व। अगर राजस्व ही नहीं होगा सरकार के पास तो सरकार क्या होगा, कार्य ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि वर्तमान समय में बात किया जाए तो लोकवित्त जो है वो इसका जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो गया। किसी भी राज्य के लिए या फिर किसी भी सरकार के लिए जो लोकवित्त है, जो राजस्व, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते चला जा रहा है। सामान्य रूप से लोकवित्त की भूमिका को निम्नलिखित आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट है सरकारों के कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करना। तो लोकवित्त के माध्यम से सरकार की प्राप्ति एवं व्यय निर्धारित किए जाते हैं तथा किसी भी संगठन के लिए वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बिना वित्तीय संसाधन के कोई भी गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती है। यानी कि लोकवित्त के माध्यम से, तो लोकवित्त में ही क्या है हम लोग का मुद्रा से संबंधित सारा प्रावधान आ जाएगा। यानी कि टैक्स भी कहीं ना कहीं लोकवित्त के अंतर्गत आएगा, बजट भी कहीं ना कहीं लोकवित्त के अंतर्गत आएगा। टैक्स जो है उसी से सरकार का कमाई हो रहा है। इसके अलावा अन्य भी कमाई होती है। तो सरकार की जो प्राप्ति होती है वो कहीं ना कहीं लोकवित्त के माध्यम से ही हो रहा है। सरकार के जो खर्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोकवित्त के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि सरकार के पास इतना राजस्व है तो उसी के आधार पर सरकार क्या करेगी, व्यय करेगी। या फिर कोई भी संगठन हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो या फिर निजी संगठन हो, वो तभी सही ढंग से संचालित कर सकता है जब उस संगठन में वित्तीय संसाधन की कोई भी कमी नहीं होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ पे कार्य करेंगे, किसी भी संगठन में कार्य करेंगे, तो वे बिना मजदूरी के तो कार्य नहीं करेंगे। उनके लिए कोई भी तो कुछ तो एक फिक्स अमाउंट फिक्स किया होगा कि इतना मिलेगा, तो उसी आधार पर आप कार्य करिएगा। तो कोई भी संगठन, चाहे वो निजी संगठन हो या फिर सरकारी संगठन हो, वे बिना किसी भी वित्तीय गतिविधि के सही ढंग से संचालित नहीं हो सकते। राज्य के क्रियाओं के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तथा वित्तीय प्रबंधन का कार्य लोकवित्त के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि लोकवित्त, पहला पॉइंट से समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आर्थिक नियोजन में सहायक। तो लोकवित्त का प्रमुख उपकरण क्या, बजट है तथा बजट आर्थिक नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बजट में ही सारा चीज़ मेंशन होता है कि सरकार आने वाले टाइम पे किस प्रकार से कार्य करेगी। यानी कि उनका नियोजन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं वो बजट पर ही निर्भर करता है। विकासशील देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक नियोजन की आवश्यकता होती है तथा नियोजन की सफलता वित्तीय सफलता पर ही निर्भर करती है। जैसे कि इंडिया में पहले क्या था, 5 ईयर प्लान को लाया गया था, और 5 ईयर प्लान लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो मुख्य रूप से हम लोग का क्या था, उद्योग पर आधारित था, और उद्योग को स्थापित करने के लिए, बहुत बड़े बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं पैसा कहाँ से संबंधित हो गया, लोकवित्त से संबंधित हो गया। तो लोकवित्त जो था वो किसी भी आर्थिक नियोजन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो लोकवित्त राष्ट्र आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है तथा लोकवित्त के अंतर्गत राष्ट्र आय में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। जैसे कर प्रणाली में ऐसे उपाय शामिल किए जाने चाहिए जिससे अधिकतम बचत विनियोग की संभावना कायम हो सके। दूसरा, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण को उत्पादक कार्यों में संलग्न किया जाना चाहिए, कि सरकार के द्वारा जो भी पैसा लिया जा रहा है ऋण के रूप में या फिर जो भी पैसा व्यय किया जा रहा है तो उनको ऐसी जगह पर लगाया जाए जिससे कि सरकार को ज़्यादा कमाई हो सकेगा। सरकार अथवा राज्य को उत्पादक एवं नियोक्ता की भूमिका निर्वाह करनी चाहिए और व्यक्तिगत विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने जो भी वित्तीय लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निवेश, वही क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विनियोग कहलाएगा। तो उसी को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वे राष्ट्र आय में भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि अगर उनका आय बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स पे करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार की आय में वृद्धि होगी, यानी कि राष्ट्र आय में वृद्धि होगी। फिर पूंजी निर्माण में सहायक।
तो विकासशील देश के लिए पूंजी निवेश की समस्या अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। क्यों? क्योंकि विकासशील देश वो है ही इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा की कमी है, संसाधन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको पूंजी ही नहीं रहेगा तो वे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े उद्योग का स्थापित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस समस्या को लोक वित्त के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। बाह्य पूंजी निवेश एफडीआई, जिसके बारे में हम लोग सेक्शन सी में पढ़ चुके हैं। तो एफडी और ये एफडीआई हम लोग का 11 जेपीएससी में पूछा गया था, तो इसको हम लोग सेक्शन सी में पढ़े हैं। तो बाह्य पूंजी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की धीमी गति को तीव्र किया जा सकता है तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तीव्र समृद्धि की ओर उन्मुख हो सकती है। आगे है आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमता को कम करने में सहायक। तो लोक वित्त के अंतर्गत प्रगतिशील कर, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रगतिशील कर क्या है। तो प्रगतिशील कर व्यवस्था को अपनाकर आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि धनी व्यक्ति पर अधिक मात्रा की कर एवं निर्धन व्यक्ति पर कम मात्रा की कर लगाकर धन के असमान वितरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि आय और संपत्ति के वितरण को कम करने के लिए भी जो लोक वित्त है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी के माध्यम से अलग अलग प्रकार की टैक्स प्रणाली बनाई गई, जिसमें से एक आता है उन लोग को प्रगतिशील कर आता है। इसमें क्या होता है कि जिसके पास अधिक पैसा है वो अधिक टैक्स देगा, जिसके पास कम पैसा है वो कम टैक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा, हमारे पास कम पैसा है तो हम कम टैक्स देंगे। तो कहीं ना कहीं आय, जिसके पास अधिक आय है उससे अधिक टैक्स, जिसके पास कम आय है उससे कम टैक्स। तो इस प्रकार से जो हम लोग का आय की और संपत्ति की जो विषमता है उसको भी कम करने में लोक वित्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब राष्ट्रीयकरण की भूमिका। तो लोक वित्त के माध्यम से आवश्यक एवं वृहद उद्योग अथवा वित्तीय क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है ताकि नागरिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तु एवं सेवा प्राप्त हो सके। और वर्तमान परिवेश में विनिवेश एवं गैर राष्ट्रीयकरण की नीति स्वीकार की गई है, जो सरकार के एलपीजी की नीति का परिणाम है। यानी कि क्या था कि लोक वित्त के माध्यम से ही क्या था कि सरकार जो होगी बहुत सारे ऐसे उद्योग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। यानी कि उसको खरीद लिया जाएगा सरकार के द्वारा, उसके शेयर को सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा ताकि जो देश के नागरिक हैं उनको सस्ते मूल्य पर वस्तु और सेवा प्राप्त हो सकेगा। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम लोग सेक्शन सी में पढ़े थे एक पॉइंट कि सरकार अब राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है। परिणाम स्वरूप बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और कार्य करेंगे। तो विनिवेश और गैर राष्ट्रीयकरण की नीति स्वीकार किया गया, जो सरकार के एलपीजी नीति का ही परिणाम था। आगे है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। तो लोक वित्त के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव है, क्योंकि लोक वित्त के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं तथा बजट नीति के माध्यम से उपभोग, उत्पादन एवं वितरण को वांछित दिशा में संचालित कर सकती है। यानी कि सरकार जैसा बजट बनाएगी, सरकार ने बजट बना देगा कि कृषि में हम लोग इतना पैसा इस बार देने वाले हैं, तो जायज़ सा बात है कि कृषि क्षेत्र में क्या होगा, पैदावार बढ़ने वाला है। सरकार ने बोल दिया क्या कि इस बार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सिंपल सा बात है, सड़क बनेगी, रेलवे बनेगा, बिजली सुविधा बढ़ेगी, तो ये सारा चीज़ बढ़ेगा। तो सरकार जो चाहेगी वो लोक वित्त के माध्यम से कर सकती है, यानी कि वे किसी भी चीज़ को किसी भी दिशा में संचालित कर सकते हैं। फिर रोजगार में वृद्धि। तो उचित करारोपण के माध्यम से सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को सशक्त कर अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं तथा करारोपण के माध्यम से रोजगार प्रदायी क्षेत्र एवं उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है। तो सरकार मान लीजिए टैक्स बढ़ा दी, तो टैक्स बढ़ा दिया तो सरकार का आय बढ़ेगा तो सरकार उस आय को सही जगह में इन्वेस्ट करके रोजगार के लिए अलग से नए नए क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रम को संचालित कर रोजगार के अतिरिक्त अवसर को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ लोक वित्त के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। तो सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभावशाली स्वरूप स्थापित कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सशक्त हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है वित्तीय व्यवस्था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वित्तीय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग देश की सुरक्षा के लिए नए नए तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो सिपाही रहते हैं उनको हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको काबिल बना सकते हैं कि भी अन्य देश से काफ़ी इजीली लड़ सके। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, लोक वित्त पर ही डिपेंड करता है। अब है सामाजिक क्षेत्र में महत्व। तो लोक वित्त के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग पर अधिक मात्रा में कर अधिरोपित किया जा सकता है तथा सामाजिक बुराइयों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में महत्व क्या है लोक वित्त का, सरकार क्या करेगी, शराब पर टैक्स ज़्यादा लगा देगी। क्यों? क्योंकि शराब
पीना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरकार अगर टैक्स लगा देगी तो शराब का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शराब का अगर दाम बढ़ गया तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे, उसको पीना छोड़ देंगे या फिर पीना कम कर देंगे, तो उनका सेहत भी अच्छा रहेगा। यानी कि सामाजिक क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, उनका काफ़ी अच्छा डेवलप होने लगेगा। तो लोकवित्त किसी भी सरकारी गतिविधियों का आधार है तथा सरकार की सफलता असफलता वास्तविक रूप से लोकवित्त के प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। और लोकवित्त तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आधारभूत स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो कहा जा सकता है कि लोकवित्त ही सरकार का आधार है। यानी कि लोकवित्त का प्रबंधन कितना स्ट्रांग है, ये निर्भर करता है कि वो सरकार कितना अच्छे तरीके से संचालित होगा। अगर लोकवित्त काफ़ी अच्छा है, यानी कि राजस्व काफ़ी अच्छा है, तो वो सरकार भी काफ़ी अच्छे तरीके से संचालन करेगी। अब आता है लोकवित्त का क्षेत्र। तो लोकवित्त के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे सार्वजनिक राजस्व। तो सभी स्रोतों से सरकार के आय को सार्वजनिक राजस्व कहते हैं। सरकार के जितने भी स्रोत हैं, चाहे ऋण ले रहे हैं या फिर सरकार कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर सरकार के कोई कंपनी है, मतलब उद्योग है, तो वहाँ से जो भी कमाई हो रहा है वो सभी सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ये सरकार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुद्रा है। यह सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। सार्वजनिक राजस्व को सरकारी राजस्व कहते हैं और सरकार अनेक स्रोतों से आय का सृजन कर अपनी व्यय की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फिर सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक वित्त के इस भाग में सरकारी निधियों से व्यय संबंधित सिद्धांतों और समस्याओं का अध्ययन होता है। यह वैसे मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सरकार संसाधनों का व्यय करती है। यानी कि सिंपल सा सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वही सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक ऋण। तो सरकार को बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं, इसके लिए सरकार हो सकता है कहीं से ऋण लेंगे, जिससे सरकार के आय में बढ़ोतरी होगी। फिर वित्तीय प्रशासन। तो इसमें सरकार के वित्तीय प्रशासन एवं संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और यह सरकार की वैसी मशीनरी का अध्ययन है जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्रियाकलापों के प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। और अगला है आर्थिक स्थिरीकरण। तो वर्तमान में आर्थिक स्थिरीकरण और विकास सरकार की आर्थिक नीति के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसे सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और सार्वजनिक वित्त के इस भाग में देश में आर्थिक स्थिरीकरण के लिए सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और अन्य उपायों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र या विषय वस्तु स्थिर न होकर गत्यात्मक और लगातार समय के साथ व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि से सरकारी आय में भी वृद्धि, सरकारी व्यय में भी वृद्धि और सरकारी उधारियों में भी वृद्धि। और तकनीक भी क्या हो रहा है, वर्तमान में बदल रहा है। यानी तकनीक बदल रहा है तो सरकार को नई नई तकनीक लाने होंगे। नई तकनीक के लिए सरकार को पैसा चाहिए, यानी कि सरकार का व्यय बढ़ेगा, सरकार का ऋण बढ़ेगा, इसके लिए सरकार को अपना आय बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में लोकवित्त का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था लोकवित्त क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गया। लोकवित्त का प्रकृति क्या है, विज्ञान है या फिर कला है, दोनों है, लेकिन विज्ञान में थोड़ा सा सार्वभौमिकता कम देखने को मिला। महत्व देख लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और क्षेत्र भी हम लोग देख लिए। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन अगर हम लोग समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग इसको लिख लेंगे। 1 से 2 बार PDF को आप लोग खुद से पढ़िएगा, खुद से समझिएगा, तो चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। अब आता है हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है सार्वजनिक राजस्व के सिद्धांत तथा करों के प्रकार का वर्णन करें। तो सार्वजनिक राजस्व का सिद्धांत सामान्य रूप से एक अच्छी राजस्व व्यवस्था के लिए 5 सिद्धांत का पालन करना आवश्यक माना गया। यानी कि अगर इन 5 सिद्धांत का पालन हो रहा है सही तरीके से तो कहीं ना कहीं एक अच्छी राजस्व व्यवस्था मानी जाएगी। जैसे पहला न्याय संगत। इसमें क्या हो गया, एक अच्छी कर व्यवस्था का प्राथमिक शर्त है, लेकिन न्याय संगति को परिभाषित करना कठिन है। यानी कि जो न्याय संगति है ये क्या है, किसी भी कर व्यवस्था का सबसे प्राथमिक शर्त है, लेकिन इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करती है। न्याय संगति के अंतर्गत क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समानता की संकल्पना व्यक्त की गई है। क्षैतिज संकल्पना के अंतर्गत क्या गया कि समान परिस्थिति में समान कर को स्वीकार किया गया, जबकि ऊर्ध्वाधर संकल्पना में स्वीकृत किया गया कि अधिक आय एवं संपत्ति वाले लोगों से अधिक मात्रा में कर लिया जाना। क्षैतिज में क्या हो गया कि परिस्थिति अगर समान है तो सब व्यक्ति से समान कर लिया जाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर में क्या बताया गया कि अगर अधिक आय है तो अधिक टैक्स, कम आय है तो कम टैक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। तो यही है न्याय संगति सरकार के लोकप्रियता का एक साधन है, क्योंकि न्याय संगत कर आम जनता के राजस्व का अधिक बोझ नहीं डालता। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि इसके पास कम आय है वो कम टैक्स देगा, यानी कि राजस्व का बोझ सरकार जनता पर नहीं डालती। परिणाम स्वरूप जनता क्या होती है, सरकार के प्रति थोड़ा सा नर्म होती है। जबकि इसके विपरीत उच्च मात्रा कम कर जनता के लिए आर्थिक बोझ के समान है, तो सरकार की लोकप्रियता प्रभावित होती है। अब मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं मंथली और इस 100 रुपया में 10 रुपया आप सरकार को दे रहे हैं, तो आप सरकार से क्या खुश होंगे? नहीं होंगे।
लेकिन वही अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो और 2 रुपये सरकार को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 रुपये से बेटर क्या है 2 रुपया, तो आप सरकार से खुश रहेंगे। तो यही हो गया पहला न्याय संगति हो गया, कि न्याय संगति जो हो गया वो किसी भी टैक्स सिस्टम का सबसे प्राथमिक शर्त होता है, लेकिन इसका परिभाषित करना कठिन हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ देखें, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर देखें। तो क्षैतिज संकल्पना में क्या हो गया कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान टैक्स होगा, और ऊर्ध्वाधर संकल्प में क्या हो गया कि अधिक आय है तो अधिक टैक्स, कम आय है तो कम टैक्स लगेगा। अब दूसरा आता दक्षता। तो दक्षता कर के संग्रहण से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि ऐसे कार्यों अथवा वस्तुओं पर कर की मात्रा अधिक होनी चाहिए जो समाज अथवा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उदाहरण स्वरूप यदि मद्य एवं धूम्रपान पर अधिक कर लगाए जाते हैं तो इससे एक ओर राजस्व में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर सामाजिक लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है, और इस स्थिति में दोहरा लाभांश प्राप्त होता है। तो इसी पॉइंट को हम ऊपर भी देखे थे एक चीज़, यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र के महत्व में लोकवित्त का क्या महत्व है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या बताया गया कि सरकार क्या करेगी, दक्षता। तो दक्षता में क्या हो गया, दक्षता कर के संग्रहण से संबंधित हो गया, और इसके अंतर्गत यह माना गया है कि वैसे कार्य या फिर वैसे वस्तु पर कर की मात्रा अधिक होनी चाहिए जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा या फिर समाज के लिए हानिकारक होगा। जैसे शराब, सिगरेट, ये सब क्या हो गया समाज के लिए या फिर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इस पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए। जिसको पीना है जिसे, तो वो खरीदेंगे तो टैक्स अधिक देंगे, और टैक्स अधिक मिलेगा तो सरकार का आय भी बढ़ेगा। अन्यथा व्यक्ति नहीं खरीदेंगे तो उनका स्थिति भी क्या होगा, सुधरेगा, उनका स्वास्थ्य में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे दोहरा लाभांश की स्थिति प्राप्त होती है। प्रशासनिक सरलता। तो इसमें क्या हो गया, कर के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण एवं कर के कागजी कार्यवाहियों का सरल व्यवस्था। और एक अच्छी कर व्यवस्था के लिए राजस्व क्षेत्र में प्रशासनिक सरलता आवश्यक है ताकि सभी व्यक्ति पर कर के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सके तथा राजस्व प्रदान करने में किसी प्रकार की विधि कठिनाई उत्पन्न न हो सके। यानी कि हम लोग को टैक्स पे करना है, लेकिन हम लोग का इतना लाल फीताशाही हो गया है, इतना ज़्यादा हम लोग को रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ रहा है कि टैक्स पे करने से ज़्यादा माथा खराब तो हम लोग को टैक्स पे करने के लिए जो प्रोसेस है उस पर हो जा रहा है। तो अगर एक प्रशासनिक सरलता होगा तो हर व्यक्ति इजीली टैक्स पे करेगा। लचीलापन। तो एक अच्छी कर व्यवस्था के लिए लचीलापन एक आवश्यकता तो है, क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तनशील होती है तथा परिस्थिति के अनुसार क्रय प्रक्रिया को परिवर्तित किया जाना चाहिए। यानी कि परिस्थिति हर किसी का परिवर्तित होते रहता है, तो परिस्थिति के अनुसार जो कर की प्रक्रिया उसमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये सब जितना भी पॉइंट आप इसको फ्लो डायग्राम में पहले दिखा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था तो आप इसको फ्लो डायग्राम में दिखा सकते हैं। पहला न्याय संगति होगा, फिर दक्षता होगा, फिर प्रशासनिक सरलता होगा। तो जो चेक करने वाले होंगे उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप आने वाले पेज पे क्या मेंशन करेंगे, तो हो ना हो उनके पास एक अलग टाइप का नज़रिया भी विकसित होगा आपके प्रति। या फिर पारदर्शिता। तो कर प्रक्रिया का पारदर्शी भी होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इससे करदाता में विश्वास उत्पन्न होता है। और पारदर्शिता का सामान्य अर्थ है कि सभी विधान और प्रक्रिया की जानकारी आम जनता के लिए सर्वसुलभ बनाना। यानी कि सिंपल हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग टैक्स दें, बाकी लोग कितना टैक्स दें, ये सभी जानकारी हम लोग के पास इसलिए मिल सके। तो ये हो गया हम लोग का राजस्व का 5 प्रकार के सिद्धांत हो गया। तो अगर इन सभी 5 सिद्धांत को अगर फॉलो करता है कोई भी चीज़, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये काफ़ी अच्छा राजस्व प्रणाली है, ये काफ़ी अच्छा राजस्व व्यवस्था है। अब आगे देखते हैं हम लोग कर का अलग अलग प्रकार क्या है। तो पहला हो गया प्रगतिमूलक कर, इसके बाद आएगा हम लोग का प्रतिगामी कर आएगा, फिर आएगा अनुपातिक कर आएगा। तो ये सब देखते हैं क्या। तो प्रगतिमूलक कर, इसमें बढ़ते हुए मूल्य के साथ कर की दर बढ़ जाती है, अर्थात बढ़े हुए मूल्य के साथ कर की दर में वृद्धि होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु का दाम 100 रुपया था तो इसमें एक टैक्स कुछ होगा, मान लीजिए 10 रुपया। अब इस वस्तु का दाम 150 रुपया हो गया, तो अब मान लीजिए इसका टैक्स कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है तो टैक्स में भी बढ़ोतरी किया जाएगा। तो यही क्या, प्रगति मूलक, यानी कि जैसे जैसे प्रगति करेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। भारत में आयकर प्रतिमूलक कर का उदाहरण, प्रगतिमूलक कर का उदाहरण है। क्यों, आयकर यानी कि इनकम टैक्स क्या हो गया कि आपका इनकम अगर कम है तो आपको कम टैक्स देना होगा, अगर आपका इनकम बढ़ा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो आयकर यानी कि इनकम टैक्स किस में आता है, प्रगतिमूलक कर में आता है। ये ध्यान देना है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। इसमें छोटे आय वाले लोगों को आयकर में छूट दी जाती है, कम आय वाले लोगों को कर की कम दर और सबसे अधिक आय वाले को उच्च दर देनी होती है। इसके पीछे यह विचार है कि कम अर्जन करने वाले लोगों को कम कर और अधिक अर्जन करने वाले व्यक्ति को अधिक कर लिया जाए, ताकि जो आर्थिक असमानता है उसको भी कम किया जाए। ये हम लोग पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं। आयकर की विभिन्न दर अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित करता है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और 1 करोड़ में से आप बहुत अधिक मात्रा में मान लीजिए 30 लाख रुपया टैक्स ही दे रहे हैं, तो 30 लाख आप टैक्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होंगे
लेकिन वही हम लोग कम कमाएंगे और कम टैक्स देंगे तो हम लोग को उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि गरीब व्यक्ति को पारितोषिक होती है, जबकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको हतोत्साहित करता है ये जो टैक्स सिस्टम है, प्रगतिमूलक टैक्स है वो। जबकि अमीरों के लिए क्या हो गया, एक सजा हो गया। परिणाम स्वरूप करदाता कर वंचना प्रारंभ कर देता है। अब सिंपल से 1 करोड़ है, उसमें आप 30 लाख टैक्स देंगे तो आप 30 लाख नहीं देना चाहेंगे, तो आप 30 लाख क्या करेंगे, दबा लेंगे। काला धन यही हो जाएगा हम लोग का, ब्लैक मनी। अर्थात यह कर गरीबों के लिए अनुकूल है और लोगों के भुगतान क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। सिंपल सा है कि टैक्स जो है वो क्या गरीब लोगों के लिए अनुकूल है, कम कमा रहे हैं तो वो कम टैक्स देंगे। अप्रत्यक्ष करों को भी प्रगतिमूलक बनाया जा सकता है। इसके लिए वैसी वस्तुओं पर कर की छूट या निम्न कर लगाया जाए जिसका गरीबों के द्वारा अधिक उपयोग होता है और अमीरों की तरह उपभोग में लाई जाने वाली विलासिता वस्तुओं पर कर की दर उच्च हो। जैसे कि हम लोग के लिए अनिवार्य क्या, चावल है, रोटी है, दाल है, तो ये सब में टैक्स कम लगना चाहिए क्योंकि ये सब का यूज इंपॉर्टेंट है गरीब व्यक्ति के लिए, तो इस पर टैक्स कम होगा। जबकि विलासितापूर्ण वस्तु जैसे एसी चाहिए, तो बिना एसी के भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं पंखा चला के। कूलर चाहिए, बिना कूलर के भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप एसी खरीद रहे हैं, अगर आप कूलर खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात आपके पास पैसा होगा, अगर पैसा है तो आप टैक्स पे कीजिए। तो विलासितापूर्ण वस्तु पर आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन पर टैक्स सरकार कम लगाती है। अब आ गया था हम लोग का प्रतिगामी कर। तो प्रगतिशील कर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रगति करेंगे, जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता रहेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। प्रतिगामी कर, तो यह प्रगतिमूलक विधि के ठीक विपरीत है। इसमें बढ़ते हुए मूल्य के साथ कर की दर कम हो जाती है। तो प्रतिगामी यानी कि जैसा बढ़ेगा आपका टैक्स में कमी होगा। इससे अधिक उत्पादनकर्ता या आय अर्जन को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो जो ज़्यादा कमा रहा है तो उसको क्या होगा, टैक्स कम पे करना होगा, लेकिन जो कम कमा रहा है उसको टैक्स ज़्यादा देना होगा। इसके पीछे का सोच ये रहा है कि अगर हम लोग कम कमा रहे हैं तो लोग टैक्स ज़्यादा देना होगा, तो क्यों ना हम लोग ज़्यादा कमाएंगे। तो इससे लोग कहने के ज़्यादा कमाने की ओर निकलते हैं। तो इसके पीछे का विचार यही था। तो इसकी आलोचना का आधार यह है कि यह निर्धनों और निम्न उत्पादक को अधिक कर देने के लिए बाध्य करता है और यह करारोपण विधि लोकप्रिय नहीं है और आधुनिक लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं माना जाता। यानी कि सिंपल सा बात है कि ज़्यादा गरीब है, ज़्यादातर व्यक्ति भारत में क्या है, गरीब हैं, और गरीब है तो उनका आय कम है। अगर आय कम है तो प्रतिगामी कर के तहत उनको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। सिंपल सा है कि गरीब लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। किसी कर प्रणाली के द्वारा अत्यधिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाकर इसे प्रतिगामी मूलक बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग को चावल चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, चावल में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी। तो कहीं ना कहीं ये गरीब व्यक्ति के लिए अनुकूल हो जाएगा और ये प्रतिगामी कर के तहत हो जाएगा। इसका उपयोग किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ाते हुए उत्पादन के साथ कर की दर को कम करके किया जा सकता है और यह निर्धन एवं छोटे उत्पादकों के लिए प्रतिकूल माना जाता है। तो जो प्रतिगामी कर है ये निर्धनों के लिए प्रतिकूल माना जा रहा है, जबकि जो प्रगतिमूलक कर है ये अमीर व्यक्ति उसके लिए क्या प्रतिकूल माना जा रहा है। तो ये ध्यान देना। अब है अनुपातिक कर। तो यह विधि कर की दृष्टि से न तो प्रगतिमूलक है और न ही प्रतिगामी मूलक है। इसमें आय उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए कर की दर निश्चित है। यह अमीर या गरीब और उत्पादन के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से निष्पक्ष है। इसमें कर में वृद्धि अनुपातिक होता है, अर्थात आयकर की एक समांतर और समान, साथ ही साथ सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक जैसी अप्रत्यक्ष कर होती है और करारोपण की इस विधि को स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं होता है। इसका प्रगतिमूलक या प्रतिगामी मूलक करारोपण के पूरक विधि के रूप में उपयोग होता है और यह प्रगतिमूलक कर को अनुपातिक न बनाया जाए तो प्रगतिमूलक कर बढ़ता ही चला जाता है। और यही कारण है कि प्रत्येक कर को चाहे वह प्रगतिमूलक हो या फिर प्रतिगामी मूलक हो, एक निश्चित स्तर के बाद अनुपातिक कर में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि सिंपल से दोनों का अगर स्टॉप नहीं किया गया, प्रगतिमूलक या फिर प्रतिगामी मूलक को, तो कहने के उसका टैक्स बढ़ते जाता है। तो अनुपातिक कर में क्या है, ये ना तो प्रगतिमूलक है और न ही प्रतिगामी मूलक है, बल्कि इसमें क्या हो गया कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए कर फिक्स कर दिया गया, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। अगर आप इस लेवल तक उत्पादन करें तो आपको इतना टैक्स देना होगा, चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो। या इस लेवल से अगर कम उत्पादन कर रहे हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा। तो इसमें अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, यानी कि अनुपात के आधार पर आप जितना अनुपात पर उत्पादन कर रहे हो उस अनुपात के आधार पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। तो वैसा कर जिसमें करापात एवं कराघात एक ही बिंदु पर हो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही करता है जिस पर यह आरोपित होता है। जैसे कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इनकम टैक्स खुद भरते हैं, तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। यानी कि यह व्यक्ति है और यह व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में है,
इसको मान लीजिए कि 10,000 रुपया टैक्स पे करना है, तो यही व्यक्ति क्या करेगा, इस 10,000 को भरेगा। और टैक्स किस पे लगा, इस व्यक्ति पे लगा है, यानी कि करापात और कराघात। तो कराघात क्या हो गया कि सरकार जो है वो कर जमा करने का दायित्व जिस व्यक्ति पर डालता है, तो वो कहलाता है कराघात कहलाता है। और भार का जो अंतिम आघात होता है, आघात बिंदु जो होता है, वो हम लोग का करापात कहलाता है। यानी कि करापात क्या हो गया, उस व्यक्ति पर होता है जो कि अंतिम रूप से उसे चुकाता है। जैसे कि यह व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इस पर टैक्स लगा 10,000 का, तो यही व्यक्ति को चुकाना है, तो यही व्यक्ति किस में आ गया, करापात में आ गया। और अब देखते हैं हम लोग, सॉरी, जैसे कि ये ए व्यक्ति है, ये कोई वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है, ये कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, और क्या होगी, सरकार ने क्या किया, इस वस्तु के उत्पादन में उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया, उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। तो वस्तु का दाम जो 100 रुपया था मान लेते हैं, तो वो दाम बढ़ के 110 रुपया हो गया। तो ये 110 रुपया के लिए जो ए व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी तो काउंट करेगा। तो उत्पादक क्या करेगा, जो सरकार ने टैक्स लगा दिया 10 रुपये का, यानी कि कायदे से 100 रुपये का वस्तु था, सरकार ने 10 रुपये टैक्स एड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो जो उत्पादक ए जो होगा वो क्या करेगा, इस 110 रुपये के मूल्य को उत्पादन में शामिल कर देगा, और इस 10 रुपये को किससे वसूलेगा, तो जो इसका यूज करेगा, यानी कि जो उपभोक्ता को उससे वसूलेगा। तो जो उपभोक्ता होगा वही क्या कर रहा है, इस 10 रुपये को पे कर रहा है, तो वही क्या होता है, करापात कहलाता है। यानी कि करापात उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से उसे चुकाता है। जैसे कि सरकार यदि उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया, तो जो उत्पादक होगा इस कर को मूल्य में शामिल करके उपभोक्ता से वसूलेगा, तो इसी को हम लोग करापात बोलते हैं। और कराघात क्या हो गया, तो ये व्यक्ति है ए नाम का, अगर इस पर टैक्स लगा है 10,000, तो यही व्यक्ति अगर 10,000 पे कर रहा है, तो ये हम लोग का कहलाएगा कराघात कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष कर में क्या हो गया, तो प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात जो होता है वो एक ही बिंदु पर होता है, और प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही करता है जिस पर यह आरोपित होता है। जैसे अगर ए पर 10,000 का टैक्स है, तो यही व्यक्ति क्या करेगा, उसको पे करेगा। अब प्रत्यक्ष कर में कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर ही कर का वार्षिक बोझ पड़ता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर के मुख्य उदाहरण है। तो डायरेक्ट टैक्स हो गया यही सब, आयकर हो गया, निगम कर, ये सारा चीज़। आपका संपत्ति क्या है तो उसके आधार पर आपको टैक्स पे करना होता है, ना कि हम आपका संपत्ति का टैक्स पे कर देंगे। आप अगर आयकर के दायरे में आते हैं तो आपका टैक्स खुद को पे करना होगा, ना कि हम पे करेंगे। तो व्यक्तिगत आयकर केंद्र सरकार व्यक्तिगत विशेष पर आरोपित करती है। इससे प्राप्त राजस्व का केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजन होता है, और भारत में सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत आयकर नहीं देना होता है, क्योंकि इनका अलग अलग स्लैब होता है, उसी के आधार पर आपको टैक्स पे करना होता है। यह भुगतान की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें विभिन्न स्लैब्स हैं, अर्थात सक्षम व्यक्ति को ही आयकर देना होता है। और भारत में आयकर की प्रकृति अनुपातिक ना होकर प्रगति मूलक है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका सैलरी रहेगा या फिर जितना ज़्यादा आपका कमाई रहेगा उसके आधार पर ही आपको टैक्स पे करना होगा, जिसको हम लोग प्रगति मूलक कर बोलते हैं। और भारत में आयकर की दरें आरोही हैं, और हाल के वर्षों में आयकर की दर को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये हो गया हम लोग का और एक टैक्स, प्रत्यक्ष कर। अगला आता है हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स आता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि करापात और कराघात जो होता है वो अलग अलग बिंदु पर होता है, तो वो फिर अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। यानी कि करापात और कराघात एक बिंदु पर आ गया तो कहलाएगा हम लोग का प्रत्यक्ष कर कहलाएगा, जबकि करापात और कराघात अलग अलग बिंदु पर आ गया तो कहलाता है हम लोग का अप्रत्यक्ष कर। अर्थात जिस व्यक्ति पर आघात किया जाए उस पर रक्त नहीं निकलता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से रक्त निकलता है। जैसे कि ये ए व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का उत्पादन किया 100 रुपया, सरकार ने क्या किया, उत्पादन टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स कितना, 10 रुपया हो गया, टोटल वस्तु का दाम 110 रुपया हो गया। तो ये जो ए व्यक्ति है ये टैक्स 10 रुपये खुद पे नहीं करेगा, बल्कि ये 10 रुपया मान लीजिए कि बी नाम का कोई व्यक्ति खरीदता है, तो ये बी नाम का व्यक्ति इस 10 रुपया को पे करेगा। तो यही स्थिति कहलाता है हम लोग का करापात। जैसे उत्पाद कर, बिक्री कर आदि क्या होता है, उत्पादक या फिर व्यापारी पर आरोपित होता है, लेकिन सामान्य उपभोक्ता को कर का बोझ उठाना पड़ता है। यानी कि टैक्स लगा किसी और पे, कराघात हुआ किसी और पे, लेकिन करापात हो रहा है किसी और पे। यानी कि टैक्स लगा किसी और पे, टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग किसी और के द्वारा। यानी कि जो कराघात और करापात का जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं अलग अलग व्यक्तियों पर आ जा रहा। जबकि प्रत्यक्ष कर में क्या था कि टैक्स लग रहा किसी व्यक्ति पर और टैक्स पे भी कर रहा वही व्यक्ति जिस व्यक्ति पर लगा है, तो वही हो गया हम लोग का प्रत्यक्ष कर। और वही हो गया हम लोग का जो करापात और कराघात का अलग अलग बिंदु पर लग रहा है, तो वही हो जाएगा हम लोग का अप्रत्यक्ष कर। जैसे उत्पाद कर, बिक्री कर आदि क्या होता है, उत्पादक या फिर व्यापारी पर आरोपित होता है,
यानी कि जो ए व्यक्ति इस पर टैक्स लगा था, लेकिन कायदे से कौन व्यक्ति पे कर रहा, तो बी व्यक्ति पे कर रहा, यानी कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया। तो अप्रत्यक्ष करों में भुगतान करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर कर का बोझ नहीं पड़ता है, बल्कि उपभोक्ता पर कर का बोझ पड़ता है। यानी कि टैक्स सरकार ने बढ़ाया तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा, हम लोग पर पड़ेगा। अर्थात यह वैसा कर है जो आरोपित किसी और पर होता है और भुगतान कोई और करता है, जिससे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कर का जो जितना भी प्रकार था वो सारा प्रकार खत्म होता है, प्लस सार्वजनिक राजस्व के जो सिद्धांत थे वे भी खत्म होते हैं। तो हम लोग का दो टॉपिक खत्म हो गया, सॉरी 2 क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। अब आखिरी टॉपिक है हम लोग का जो कि मूल्य वर्धित कर होगा, वेट होगा। इसको हम लोग समझते हैं। तो मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग VAT के नाम से जानते हैं, वेट के नाम से जानते हैं। तो उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक सोपान पर वस्तु के कुल मूल्य के बजाय संवर्धित मूल्य के आधार पर कर राशि के आकलन को मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं। इसको अभी हम लोग समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। वेट विधि का प्रतिपादन जॉर्ज विल्हेम वन साइमन नामक जर्मन अर्थशास्त्री ने 1918 में किया था, जबकि सर्वप्रथम 1934 में फ्रांस में इसे अपनाया गया। ये ध्यान देना है कि वेट जो है वो सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया था। फिर 1986 का समय है, उसमें केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक राजकोषीय नीति अपनाई और इसके तहत भारत में कई चरणों में वेट प्रणाली को लागू किया गया। यानी कि 1934 में सबसे पहले वेट को फ्रांस ने अपनाया और 1986 में भारत में वेट को लागू किया गया अलग अलग चरण में। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहले चरण में सिर्फ उत्पाद शुल्क के मामले में मूल्यवर्धित कर प्रणाली को अपनाया गया और इस मूल्यवर्धित कर प्रणाली को संशोधित मूल्यवर्धित कर कार्यक्रम यानी कि मोड वेट कहा गया। तो पहले हम लोग वेट को समझ लेते क्या है। तो देखिए क्या था कि वेट से पहले क्या था, कर पर कर का समस्या था। इसको ऐसा समझते कर पर कर की समस्या। कर पर कर यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। इसमें क्या था कि मान लीजिए कि कोई कच्चा माल है 100 रुपये का है जो कि एक के पास। इस पर सरकार क्या करता है, 10% बिक्री कर लगाता है, यानी कि 100 का 10% 10 रुपया, यानी कि टोटल कितना हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का 100 रुपया, हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया CP, और 10 रुपया हम लोग का टैक्स सरकार नेट किया, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का कितना 110 रुपया हो गया। ये हो गया ए के लिए हो गया। अब आते बी के पास। तो बी अब क्या करेगा, इस वस्तु को खरीदेगा। तो बी के लिए 110 रुपये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ये बी क्या करेगा, इस 110 रुपये में जो वस्तु खरीद रहा है, जो कच्चा माल इसको मिला है, इस वस्तु से ये कुछ नया चीज़ बना रहा है और जो नया चीज़ बना रहा है उसकी वजह से इस वस्तु का दाम में 40 रुपये का मूल्य वृद्धि हो रहा है। तो इसी 40 को हम क्या बोलेंगे, मूल्यवर्धन बोलेंगे, मूल्यवर्धन। तो टोटल इसका प्राइस कितना हो गया 150 रुपया हो गया। अब सरकार क्या कर रही है, 150 में 10% टैक्स ले रही है। तो 150 का 10% हम लोग का 15 रुपया आ जाएगा, यानी कि टोटल अब दाम कितना होगा सेलिंग प्राइस। तो 150 तो हो गया पहले और सरकार ने 15 रुपया टैक्स ले लिया, यानी कि 165 रुपया हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या करेगा, सी व्यक्ति आएगा और ये सी व्यक्ति क्या करेगा, इस 165 रुपये की वस्तु को खरीदेगा, यानी कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 165 रुपया हो गया। अब ये क्या करेगा, इस वस्तु से कुछ नया चीज़ बनाएगा और जिससे बनेगा क्या 50 रुपये का उसका मूल्यवर्धन हो जाएगा। जो भी बनेगा उससे 50 रुपये का मूल्यवर्धन हो जाएगा। तो अब वस्तु का दाम कितना हो गया 165 प्लस 50, तो ये हो गया हम लोग का 215 रुपया हो गया। अब सरकार क्या करेगी, इस 215 रुपये में फिर से 10% का टैक्स लेगी। तो 10% का टैक्स, तो ये आ जाएगा हम लोग का 21.5 रुपया आ जाएगा, यानी कि 215 प्लस 21.5, यानी कि ऑल ओवर कितना आ जाएगा हम लोग के पास 236.5 पैसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का नया सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये 3 केस है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग अगला कस्टमर आएगा जो डी, तो उस डी के लिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए व्यक्ति जो था वो इस 100 जो 100 रुपया था इसमें 10% टैक्स दिया और 110 रुपया हो गया। तो कायदे से इस 110 रुपये में इसको हम लोग कैसे फॉर्म में देखेंगे 100 प्लस 10, तो इस 100 में तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। अब जो ये व्यक्ति खरीदा 110 रुपये का, इसमें ये 40 रुपये का उत्पादन कर दिया, मूल्यवर्धन कर दिया, तो अब कितना हो गया 150 रुपये हो गया। इस 150 रुपये में
कायदे से 100 रुपये जो पहले का था उसमें ए ने टैक्स दे दिया है, उसके बावजूद भी सरकार क्या करे 165 रुपये में, और 165 रुपये का फॉर्म कैसा है, तो ये हो गया हम लोग का 110 प्लस 100 रुपये का वस्तु प्लस और भी 40 रुपये का ऐड किया। तो चूंकि इस 100 रुपये में ए तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, अब क्या करे ये बी भी इस 100 रुपये में टैक्स दे रहा है। और अगर हम इसमें टैक्स ऐड कर दे 10 रुपया और प्लस 15 रुपया, तो हो जाएगा हम लोग 165 रुपया हो जाएगा। 100 प्लस 40 140, 50, 60 और 165। तो ये 165 हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 रुपया कहाँ से आ गया, इस ए के पास से। तो इस 100 रुपये का ऑलरेडी ए ने टैक्स दे दिया है। कायदे से बी को किसका टैक्स देना चाहिए था, इस 40 रुपये का टैक्स देना चाहिए था, लेकिन किसका दे दिया, फिर से 100 रुपये का टैक्स दे दिया। यानी कि कर पे कर लग रहा, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स तो एक बार दे चुका है, यानी कि फिर से टैक्स दे रहा। सेम चीज़ सी के लिए आएगा। ये 336 रुपया हो गया, तो इस 336 रुपये में हम लोग का ये 100 आ जाएगा, ये 40 रुपये आ जाएगा। तो इसमें तो ऑलरेडी ए ने टैक्स दिया, इसमें बी ने टैक्स दिया, और सी फिर से इन दोनों पर टैक्स दे रहा, और टैक्स की वजह से सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, 236 हो जा रहा है। तो पहले ऐसा समस्या आता था क्या, कि एक ही वस्तु पर हम लोग बार बार टैक्स दे रहे हैं, यानी कि कर पर कर दे रहे हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप भारत में आता है हम लोग का वैट प्रणाली को लागू किया जा रहा है। तो वैट प्रणाली में क्या हो गया, तो इसी को जैसे समझते हैं फिर से हम लोग, कि ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति के पास कच्चा माल है, मान लीजिए कि 100 रुपये कच्चा माल है, और इसमें 10% सरकार ने टैक्स लिया, यानी कि 10 रुपये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का 110 रुपये, यानी कि ए नामक व्यक्ति ने 100 रुपये में टैक्स दिया 10 रुपया, जो कि 10% था। तो टोटल हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस 110 रुपया। 110 रुपया होगा, जिसमें फॉर्म के साथ 100 रुपये का कच्चा माल और 10 रुपया सरकार के द्वारा टैक्स दिया गया। यानी कि जो बी व्यक्ति आएगा उसके लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। अब क्या करेगा, इसमें ये कुछ मूल्यवर्धन करेगा, और इससे इसका दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपया बढ़ जाएगा। यानी टोटल अब उत्पादन लागत कितना होगा इसका, उत्पादन लागत की अगर बात करें तो 110 प्लस 40 150 रुपये का हो गया, जिसमें 40 रुपये इसका मूल्यवर्धन हो गया। अब सरकार क्या करेगी, इसमें टैक्स लगाएगी। तो सरकार टैक्स कितना लगाएगी, 10% का टैक्स। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 110 का फॉर्म है ये कैसा, 100 प्लस 10 है, इसने मूल्यवर्धन कितना कर दिया, 40 रुपये का मूल्यवर्धन कर दिया है। तो इस 100 रुपये पे ए ने पहले ही टैक्स पे कर दिया है। तो अब जो बी वाला जो व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये पर ही टैक्स करेगा, यानी कि 40 का 10% ही क्या करना पड़ेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कितना, 4 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑल ओवर 110 रुपये आ चुका था कॉस्टिंग प्राइस, मूल्यवर्धन किया 40 रुपया, तो कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 150 रुपया, और प्लस कितना लगा, 4 रुपया टैक्स लगा किस पे, 40 रुपये पे जो मूल्यवर्धन हुआ था। तो टोटल दाम कितना हो गया, 154 रुपये हो गया। तो सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे बी को कितना सेलिंग प्राइस हो गया, 154 रुपये बी का सेलिंग प्राइस हो गया। जबकि यहाँ पे बी का सेलिंग प्राइस कितना था, तो 165 रुपया था। यानी कि डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 54 और 65, 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो कौन वाला ज़्यादा सस्ता पड़ेगा बी के लिए, सॉरी अगला कस्टमर जो भी होगा सी के लिए। तो सी के लिए सेलिंग प्राइस 154 पड़ेगा, तो सी के लिए सस्ता कौन सा होगा, 154 होगा या फिर 165 होगा। तो जैसे बात है 154 होगा। तो वेट के आने की वजह से क्या हो गया कि जो मूल्यवर्धन हुआ, तो मूल्यवर्धन कितना हो गया, 40 हो गया। तो मूल्यवर्धन पे टैक्स लगा, जबकि वेट से पहले क्या था, मूल्यवर्धन नहीं बल्कि टोटल पे ही टैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से क्या होता, महंगाई भी बढ़ रहा था, लोगों का खर्च भी बढ़ रहा था, जो कि प्रतिकूल था। लेकिन वेट की वजह से क्या हो गया, वेट की वजह से क्या हो गया कि दाम में कमी देखने को मिला। तो क्या हो गया कि जो वैल्यू एडिशन हुआ, जो मूल्यवर्धन हुआ, उस पर टैक्स लगा। वैल्यू एडिशन हुआ, जो मूल्यवर्धन हुआ, उस पर टैक्स लगा। इसीलिए इसको बोला जाता है मूल्यवर्धन टैक्स, यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स। अब ये सी का कितना सेलिंग प्राइस हो गया, 154 रुपये हो गया सी का सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया। सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 154 रुपया हो गया। अब इस 154 रुपये में इसका फॉर्मेट कैसा है, तो पहला 100 रुपये है, फिर क्या कर दिया वो 40 रुपया मूल्यवर्धन कर दिया, और टैक्स टोटल कितना लग गया, तो सबसे पहले ए को टैक्स लग गया 10 रुपये का टैक्स लग गया, और बी को टैक्स लग गया 4 रुपये का। टोटल टैक्स अब कितना पे हो गया, 14 रुपया टैक्स पे हो गया। अब क्या करेगा, जो सी व्यक्ति है ये इसमें मूल्यवर्धन कर देगा, और मान लीजिए कि इसका मूल्यवर्धन हो जाता है, मूल्यवर्धन 50 रुपये का हो जाता है। तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा ये वाला, 100 रुपये का पहले ए के पास था,
फिर बी ने मूल्यवर्धन किया 40 रुपये का, अब सी मूल्यवर्धन कर रहा है 50 रुपये का, तो 5 4 9 190 रुपये का हो गया। तो टैक्स अब कितना लगेगा हम लोग का, तो टोटल हम लोग का टैक्स अभी तक कितना लग चुका है, एक बार ए ने 10 रुपये दिया है 10%, बी ने 4 रुपये दिया, यानी टोटल टैक्स 14 रुपया लग चुका है। सी ने कितना का मूल्यवर्धन किया, ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया। तो सी ने 50 रुपये का मूल्यवर्धन किया है, तो 50 का 10% कितना लगेगा, टैक्स लगेगा। तो कितना हो गया, 5 रुपया हो गया टैक्स, यानी कि और इसमें 5 रुपया ऐड करना होगा, यानी कि 14 5 19, यानी कि 190 और प्लस अभी तक कितना टैक्स हो गया 19 रुपये, तो 9 10 और ये 209 रुपये का अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि जो डी होगा, डी को सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा, 209 रुपया पड़ेगा, जबकि यहाँ पे डी के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 236 रुपया हो गया था। देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो वेट क्या करता है, जो टैक्स ऑन टैक्स था उस चीज़ को ख़त्म करता है, जबकि इसके पहले क्या था, ऐसा चीज़ नहीं था। तो उम्मीद है कि वेट जो होगा वो अब समझ में आया होगा कि वेट यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स, यानी कि जो मूल्य वर्धन हो रहा है उस पर टैक्स लगेगा, न कि जो पहले वस्तु था जिस पर टैक्स पे कर चुके हैं उस पर टैक्स लगेगा। तो यही है हम लोग का वेट प्रणाली, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो अब ये वाला लाइन समझ में आता होगा कि उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक सोपान पर वस्तु के कुल मूल्य के बजाय, यानी कि जो टोटल मूल्य हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे थे 110 पे लगा, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कि ये यहाँ पे 165 हो गया, 165 लगा, फिर यहाँ पे 236 पे लगा। तो कुल मूल्य पे नहीं लगने के बजाय कहाँ पे लग रहा है, तो संवर्धित मूल्य के आधार पर, यानी कि ये वाला जो संवर्धित मूल्य हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके आधार पर क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है। तो वही कहलाता है हम लोग का वैल्यू एडिशन टैक्स कहलाता है, जो कि सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। अब देखता है 1998 में सरकार ने नीतिगत घोषणा में दीर्घकाल में 16% कर की दर रखी जाएगी और बाकी दरों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार की मूल्यवर्धित कर पद्धति के तहत इसे सैनवेट का नाम दिया गया, यानी कि जो वेट था उसी के तहत इसका नाम सैनवेट दिया गया। आगे है 2003 में स्टेट वेट को लागू किया गया। ये ध्यान देना कि स्टेट वेट कब लागू हुआ, तो 2003 में लागू किया गया और विक्रय कर के मामले में वेट प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली को अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना, जबकि 2008 में वेट को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य बना। तो ये सब ध्यान रखना है क्या, तो स्टेट वेट जो था ये 2003 में लागू हुआ। सबसे पहला स्टेट वेट लागू होने वाला स्टेट कौन सा बना, हरियाणा बना। सबसे लास्ट में स्टेट वेट लागू होने वाला स्टेट कौन सा बना, तो हम लोग का यूपी बन गया। वेट का विशेषता क्या है, तो वर्तमान समय में विश्व में 150 से अधिक देशों में वेट प्रणाली प्रचलित है तथा भारत में भी 2005-06 में इस प्रणाली को लागू किया गया तथा इस प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या विशेषता है वेट प्रणाली को देखते हैं। तो एक चीज़ तो सिंपल सही वाला आएगा कि महंगाई कम होगा। तो इस प्रणाली में कर की संभावना नहीं होती। जो हम लोग देखें वेट के पहले जो कर था, टैक्स ऑन टैक्स था, वो चीज़ खत्म हो गया वेट आने के बाद, जिससे वस्तु के मूल्य में करारोपण में अत्यधिक वृद्धि की संभावना भी नहीं होती। यानी कि दाम अगर कम है तो सिंपल सा बात है, टैक्स भी कम लगेगा। इस प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित रहता है तथा जिससे निम्न आय वर्ग वाले लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। सिंपल सा है कि अगर टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा तो दाम में हम लोग क्या देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वस्तु कितना का था, सेलिंग प्राइस 150 का था जो कि सी को पड़ रहा है, वहीं पे यहाँ पे वस्तु का दाम कितना हो गया, 165 का था जो कि सी को पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे सी को 154 रुपये पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सस्ता पड़ रहा है। तो वेट के आने की वजह से जो न्यूनतम आय वाले लोग होंगे उनको क्या होगा, वस्तुओं को खरीदने में काफ़ी सहूलियत होगा। भारत राज्यों का संघ है तथा अप्रत्यक्ष करों की वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तथा कर की प्रतिशतता प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है, जिससे कई वस्तु किसी राज्य में सस्ती और किसी राज्य में महंगी हो जाती है। लेकिन वेट प्रणाली से राज्य में सभी राज्य में एक जैसी कर व्यवस्था भी लागू हो पाएगी। भारत में सर्वाधिक चोरी अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में ही होता है, लेकिन वेट के लागू होने की वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वेट में हम लोग पीछे से भी काउंट करेंगे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ पर टैक्स का चोरी किया गया। अगर हम लोग सी से काउंट करना शुरू करेंगे तो फिर हम लोग ए में पहुँच जाएंगे और हम लोग पता कर सकते हैं किस स्टेज में टैक्स चोरी किया गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं टैक्स चोरी जो होगा वो कम होगा। वेट प्रणाली जीएसटी का आधार है, क्योंकि बिना वेट को लागू किए जीएसटी को हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, तथा वेट प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के रूप में जीएसटी को लागू किया जा सकता है, जिससे भारत में यहाँ 2005-06 में वेट को अपनाया गया। परिणामतः 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया, यानी कहीं ना कहीं वेट के लागू होने के परिणाम स्वरूप जीएसटी को भारत में लागू किया गया। अब वेट राज्य के विषय के अंतर्गत है तथा केंद्र सरकार द्वारा वेट को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे। तो जो वेट है वो ध्यान देना वो राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। अब है क्या
यदि किसी राज्य को वेट लागू करने से राजस्व की हानि होती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि सरकार ने वेट लागू कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हो कि वेट लागू होने के परिणाम स्वरूप उस राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार एक मुश्त में सारा नुकसान की राशि पे करेगा। यदि उत्तर पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेट को लागू करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। राज्यों में वेट से संबंधित जानकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है और भारत में वेट को लागू करने के सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ है, क्योंकि 2005-06 में राज्यों के राजस्व में 13.8% की वृद्धि हुई तथा 2008-09 में 19.1% की वृद्धि प्राप्त की गई। यानी कहीं ना कहीं भारत में राज्यों के संदर्भ में वेट जो वो काफ़ी सफल रहा। आरंभ में राज्यों की आशंका था कि वेट के लागू होने से राज्यों के सकल कर संग्रहण में कमी आ सकती है, लेकिन यह आशंका वेट के क्रियान्वयन के पश्चात समाप्त होगी, क्योंकि वेट के लागू होने के पश्चात राज्यों का सकल राजस्व में निरंतर वृद्धि के संकेत हुए। जैसे कि देखिए 2005-06 में 13.8 था, जो कि 2008-09 में 19.1 तक पहुँच गया। यानी कहीं ना कहीं वेट लागू होने की वजह से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि देखने को मिली। वेट प्रणाली तकनीकी रूप से एक जटिल प्रणाली है, लेकिन इस प्रणाली से सरकार एवं आम जनता दोनों को लाभ प्राप्त होता है तथा यह प्रणाली दोहरे कराधान की प्रणाली की संभावना को समाप्त कर देता है। अतः यह प्रणाली परंपरागत प्रणाली से एक बेहतर प्रणाली है। यानी कि वेट जो था वो क्या टैक्स वन टैक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो यही था हम लोग का वेट जो कि हो गया ख़त्म। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर लोकवित्त छठा चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। अब हम लोग का अगला चैप्टर होगा सार्वजनिक व्यय क्या होगा, लोक व्यय क्या होगा, तो उसको देखेंगे हम लोग। और जिसको नोट्स लेना है वो 31 जनवरी से पहले ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसके प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जाएगा। प्लस इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स अब अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश के सारे नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे। कॉन्टैक्ट आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं 6206193277। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ सार्वजनिक व्यय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।